स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। लद्दाख स्थित कारगिल के द्रास में विस्फोट होने से 3 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, साथ ही 8 लोगों के घायल होने की भी खबर है। यह हादसा एक स्क्रैप साइट के पास हुआ। घायलों को SDH द्रास में भर्ती करा दिया गया है। घायलों का उपचार चल रहा है, यानी इलाज चल रहा है। SSP कारगिल इनायत अली चौधरी ने इस घटना की जानकारी दी है। तो ये काफी दर्दनाक जो है हादसा हुआ है लद्दाख स्थित करगिल के द्रास पे, और यहाँ एक विस्फोट हुआ है, एक धमाका हुआ है। जिस धमाके से 3 लोगों की जानें चली गई हैं, साथ ही 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा एक स्क्रैप साइट के करीब हुआ है। घायलों को SDH द्रास में भर्ती करा दिया गया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। SSP कारगिल इनायत अली चौधरी ने इस घटना की जानकारी दी है, और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है। धमाका कैसे हुआ, धमाका का कारण क्या था, ऐसे कई सवाल हैं जिसका अभी जवाब मिलना बाकी है। लेकिन ये लद्दाख के करगिल में द्रास में लद्दाख स्थित करगिल के द्रास में ये विस्फोट हुआ है, और विस्फोट होने से 3 लोगों की जानें चली गई हैं, और इस विस्फोट के नतीजे में 3 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा एक स्क्रैप साइट के पास हुआ है। घायलों को SDH द्रास में भर्ती करा दिया गया है। घायलों का उपचार चल रहा है, और इस बारे में पूरी जानकारी SSP करगिल इनायत अली चौधरी ने दी है। लद्दाख के करगिल के द्रास में विस्फोट, और इस विस्फोट के नतीजे में 3 लोगों की मौत, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि 8 लोग घायल हैं। इनमें से कुछ की हालत थोड़ी ज्यादा गंभीर है। और ये हादसा एक स्क्रैप साइट के पास हुआ है। एक स्क्रैप साइट था जिसके करीब में ये हादसा पेश आया है। घायलों को SDH द्रास में भर्ती करा दिया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल ज़िले और द्रास सब डिवीज़न में जिस तरह आए दिनों जो माइन ब्लास्ट हो, जो स्क्रैप यार्ड्स में माइन ब्लास्ट हो रहे हैं, वो थमने का नाम नहीं रहा है। उसी के चलते आज द्रास सब डिवीज़न में मेन सिटी में मौजूद एक स्क्रैप यार्ड में जो है माइन ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते यहाँ 9 लोग यहाँ ज़ख्मी हो गए और 2 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। जिसमें जो डेथ हुए हैं उनकी अगर बात करें, वो जो है जो एक है वो एक छोटा सा बच्चा है जो कि जम्मू से बिलोंग करता है, और एक जो है वो यहाँ का लोकल बाशिंदा है। तहम इस ट्रेजेडी के बाद जो है यहाँ ADM और जो ज़िला प्रशासन के जितने भी लोग थे और पुलिस यहाँ आए, और जितने भी जो लोग यहाँ डेथ हुए उनको यहाँ ज़िला प्रशासन ने 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया है। तो हमने जब यहाँ लोगों के जो खास जो यहाँ के लोग हैं, द्रास के लोग हैं, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनका भी यही कहना है कि उन्होंने जो यहाँ के ज़िला प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको काफ़ी बार गुजारिश की है कि जो यहाँ बाज़ार में जो स्क्रैप यार्ड्स है, जिस तरह जो पूरा पिछले बार में जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसके चलते यहाँ इनको हटाने के लिए काफ़ी मांग किया गया है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। द्रास लद्दाख से मैं नूरुल इस्लाम, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। बहुत बदकिस्मती की बात है कि आज ये हादसा हुआ, लेकिन इसको हम टाल भी नहीं सकते हैं, ऊपर वाले की मर्ज़ी है। अब चूंकि एक लोकल और एक नॉन लोकल का इसमें डेथ हो गया और 9 ज़ख्मी हो गए। तमाम ज़ख्मी जितने भी हुए उन सबको हमने करगिल हॉस्पिटल रेफ़र किया है, और जो डेड बॉडीज़ है इनको भी हम करगिल अभी भेज रहे हैं, ताकि वहाँ पे यहाँ पे डिकम्पोज होने का ख़तरा है तो वहाँ पे मॉर्चरी में वो रहेगा, और सुबह हम देखते हैं कि किस तरह से इनको हम ये करेंगे एज़ पर नॉर्म्स, जैसे उसी हिसाब से। तो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से DC साहब की तरफ से तो जो डेथ हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपए DC साहब ने अभी अनाउंस किया, तो बताने के लिए कहा। तो हम इनके रिश्तेदारों को जो नेक्स्ट किन से हैं उनको 1-1 लाख रुपए
डीसी साहब की तरफ से बता रहे हैं, उनको इंशाल्लाह कल हम दे देंगे। और जितना हो सके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई रिलीफ केस बनता है, जो भी एज़ पर नॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनता है, वो इंशाल्लाह हम पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है सर, आज जो इंजर्ड हुए हैं उनको करगिल रेफर किया गया, क्या फैसिलिटीज़ नहीं थी या वो सीरियस है सर? नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत सीरियस है, यहाँ पे तो वो कर नहीं पाएंगे। अभी डॉक्टर साहब से मेरा बात हुआ तो वो कहते हैं कि कुछ वहाँ पे भेजना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमने ये भी कहा था कि इनको श्रीनगर भेज दो, कहीं ज़्यादा इनको केयर करने की ज़रूरत हो, तो उन्होंने कहा फ़िलहाल हम करगिल भेजेंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत होगा तो फिर हम आगे भेजेंगे। जिस तरह जो आए दिन जिस तरह जो माइन ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस तरह कारगिल में हमारे पास इस बार यहाँ भी 10 साल पहले भी हो चुका है, तो मेन सिटी में जिस तरह जो स्क्रैप यार्ड एस्टेब्लिश किया गया है, लोगों का भी ये कहना है कि इसके लिए जिला प्रशासन को भी कहा गया है कि इसको हटाने के लिए, इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं किया जाए? बिल्कुल, ये देखिए, ये जो अभी जो लोगों ने बताया वहाँ पे एक प्राइवेट ज़मीन पे वो रखा है, तो मैं तो सोचता हूँ कि ये प्राइवेट ज़मीन देना नहीं चाहिए था। यहाँ पे इस तरह से ओपन में कोई कबाड़ी रखते हैं और ऐसे इनमें माइंस है, तो हम कोशिश करेंगे कल सुबह इंशाल्लाह आर्मी से रिक्वेस्ट करके इसको सैनिटाइज़ कराए और कोशिश करेंगे कि ये हैबिटेशन के आसपास ऐसी कबाड़ी ना हो आइंदा के लिए। और इसमें लोगों को भी चाहिए कि ऐसी जगह लोगों को, बाकी बाहर के लोगों को इस तरह से कबाड़ी रखने के लिए अपनी ज़मीन न दें। सर, करगिल में जिस तरह डिफ्यूज़ किया गया, क्या अगला स्टेप जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा द्रास के अंदर? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कल सुबह इंशाल्लाह आर्मी से रिक्वेस्ट करके हम इस पर्टिकुलर जगह को हम सैनिटाइज करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ कहीं, ये तो अब मार्केट में है, यहाँ तो कोई मेरे ख्याल से आसपास में कोई ऐसा माइन तो होगा नहीं जैसे करगिल कुर्बाथंग में था, तो कहीं पे ऐसा हमारे नोटिस में आता है तो इंशाल्लाह हम उसको भी सैनिटाइज करने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा कोई सिचुएशन रहा तो। सर, एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे। ट्रोमा हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया हुआ है सर, लेकिन यहाँ पे फिर भी एकोमोडेशंस भी यहाँ पे होंगी, लेकिन डॉक्टर्स की कमी है। एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार गुहार लगाया है पब्लिक ने। अभी एडमिनिस्ट्रेशन आए दिनों देखते हैं यहाँ काफ़ी हादसा होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इसको फंक्शन करने में एडमिनिस्ट्रेशन का कितना जल्दी रोल होगा कि जल्दी इसको फंक्शन? देखिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन हो, बहुत ही सीरियस है इस मकसद के लिए। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे इतने सारे एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं डॉक्टर्स के भर्ती के लिए, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट्स नहीं आते हैं। यूटी और खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था पुंछ पहुंच गया। कॉलेज मैदान में जिला प्रशासन के अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, सभी समुदायों के लोगों और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने यात्रियों का जोरदार स्वागत किया। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पर लोगों का प्यार, और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया, हमें खिलाया पिलाया, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं पुंछ की जनता का और यहाँ की आर्मी का, पुलिस ऑफिसर का, सबका। यही मैसेज देना चाहूंगी कि सभी यात्री यहाँ पर आए और यहाँ बुद्धा अमरनाथ के दर्शन करने आए। यहाँ पर कोई भी यात्रियों को कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ये यहाँ की जो सपोर्टिव जनता है, उनका प्यार उनको बहुत ही मिलेगा और कहीं परेशानी नहीं आएगी इन लोगों को। इसमें मुझे सबसे ज्यादा तो प्रशासन और जो मीडिया कर्मी है, जैसे आपकी चैनल भी है और दूसरी भी है, उन लोगों की जो मेहनत मैंने देखी है, बाकी तारीफ के काबिल है। लेकिन ये चीज भी है, यही चीज 2015 से जब से नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री आए हैं, उसके बाद ही ये बदलाव देखने को मिला है। एकता का जत्था था वो आज कामयाबी से पुंछ की सरजमी में पहुंचा है और हम सब लोग, हमारे वर्दी ऑनरेबल डीटीसी चेयरपर्सन मैडम और बाकी सीनियर ऑफिसर्स और पूरी पुंछ की आवाम यहाँ जिनको वेलकम करने, स्वागतम करने यहाँ पहुंची है। काफी रौनक भरा एटमॉस्फेयर है और पूरी पुंछ दिव्य भाव से आज जाग उठी है। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता मुनीश पुंछ से। मुनीश, अभी ये बताएं कि ये जो यात्रा पुंछ पहुंची है, उसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम है और पुंछ में किस तरह से इनके वहां ठहरने या रहने का की क्या व्यवस्था है, कितना समय उनको वहां ठहरना है, आगे क्या होना है? सर, जैसे आपने देखा कि पुंछ के अंदर जो जैसे यात्रा पहुंची, हालांकि यात्रा काफी लेट पहुंची है, काफी देरी से पहुंची है, लेकिन लोगों का पूरी तरह जो आदर सत्कार लोगों ने किया है, लोग इंतजार कर रहे थे और रात को जो है विश्राम काटा में रहने का बंदोबस्त था और उनका खाने पीने का बंदोबस्त नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले जो है यात्रा का पहला जत्था जो है वो बूढ़ा अमरनाथ के लिए रवाना हुआ है
और आज जो है वहां पर वो दर्शन करेंगे और उसके उपरांत दिन का भोजन करने के बाद यात्रा जो है वापस जम्मू की तरफ लौटेगी। इसी प्रकार आज जो नया जत्था जम्मू से निकला है वो भी शाम तक पुंछ पहुंचेगा। तो मोनिश, ये पुंछ पे जब ये यात्रा पहुंची थी तो वहां से बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए जो आज निकले हैं वो लोग, वो दूरी कितनी है? और वहां बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करने के बाद वहां पहुंचकर वहां भी क्या वहां विश्राम करेंगे, 1 दिन 2 दिन ठहरेंगे या फिर उसी दिन वापस लौटना है? नहीं विशाल, ऐसा कि पुंछ से जो है 22 किलोमीटर का फासला है वहां पे, और वहां जाकर जो है सबसे पहले पुलिस गंगा में स्नान करते हैं यात्री, और उसके बाद जो है मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद दोपहर का भोजन करके वापस लौट जाएंगे, क्योंकि जो है 1 दिन का ही रहता है उनका पुंछ में, और उसके बाद उनको वापस लौटना होता है। मनीष, और बताएं इसके साथ क्या कुछ होता है? एक तो ये यात्रा है, यात्री वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं, चले आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ किस तरह से जो वहां के स्थानीय जो जनता है उसका जुड़ाव कैसे होता है? किस तरह ये जो एक आस्था का विषय है उसको हर तरह से जो है उसको मौका मिलता है, सुरक्षा को लेकर के क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, और जो स्थानीय जो आबादी है, दूसरी भी कम्युनिटीज जो है, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो इनमें उनका किरदार क्या रहता है? ये जो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है, इसमें जहाँ पर ये बूढ़ा अमरनाथ मंदिर है वो बिल्कुल जो है वहाँ पर जो बहुसंख्यक समाज जो है वो मुस्लिम समुदाय है, और वो वहाँ पर काफी मतलब उत्साह के साथ जो है यात्रियों को स्वागत करते हैं, और यात्रियों के लिए वहाँ पर कई प्रकार का जो बंदोबस्त है उसमें भी लोग शामिल रहते हैं, और वहाँ पर लोग जो है दर्शन पूजन करते हैं, और स्थानीय लोगों में काफी उत्साह रहता है, काफी इंतजार रहता है साल भर लोगों का कि कब यात्रा शुरू हो, और जैसे ही यात्रा शुरू होती है तो लोग काफी खुश रहते हैं और पूरी तरह जो है उसमें प्रशासन का साथ सहयोग करते हैं, और ये यात्रा जो है बड़े अच्छे ही तरीके से आगे चलती है। तो मोनिश, ये बूढ़ा अमरनाथ यात्रा कब तक जारी रहेगी? कब तक श्रद्धालु आते रहेंगे और वहां जाएंगे? जी विशाल, ये जो यात्रा है ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद यात्रा है जो आज से शुरू हुई है, और ये 31 जो है अगस्त तक चलेगी। रक्षाबंधन के 1 दिन के बाद जो है यात्रा संपन्न होती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोनिश तमाम जानकारी के लिए। तो मोनिश हमारे संवाददाता जो इस वक्त पुंछ से हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े थे, उनका कहना है कि यात्रा जो है 31 अगस्त तक जारी रहेगी, श्रद्धालु आते रहेंगे, लेकिन जो व्यवस्था की गई है श्रद्धालु उससे काफ़ी संतुष्ट हैं, और साथ ही जो मेजर कम्युनिटी वहाँ पर है, जो आसपास जो आबादी है वो मुसलमानों की है, तो मुसलमानों की कम्युनिटी भी, मुसलमान भी इस यात्रा का खैर मकदम करते हैं, और जो यात्री जो वहाँ पहुँचते हैं उनका बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया जाता है, और उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि आप अपने अकीदे के मुताबिक, अपनी श्रद्धा के मुताबिक आप आएं और अपनी यात्रा पूरी करें, दर्शन करें, और सकुशल यहां से आप खुशियों के साथ लौटें। और आज का एजेंडा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। बचाव दलों ने 309 लोगों को बचाया। पौंग डैम से पानी छोड़े जाने से इंदौरा और फतेहपुर के 25 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। कुल्लू मंडी वाया कटिंडी कटौला सड़क मार्ग के यातायात के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। अब सुबह 9 से 10 और दोपहर 3 से 7 छोटे वाहनों के लिए तय किया गया है, जबकि रात्रि 1 से सुबह 6 बजे और दोपहर 12 से 3 बजे तक बड़े वाहन गुजर सकेंगे। रात 8 से 12 तक सड़क का मरम्मत होगा। नालागढ़ में रंजिश के चलते एक शख्स पर फायरिंग की गई। इसमें घायल नंदलाल को पीजीआई रेफर किया गया। नालागढ़ में 1 महीने में फायरिंग का ये दूसरा मामला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। एनआईए कोर्ट 2 मामलों पर आज भी सुनवाई जारी रखेगी। इन दोनों मामलों में यासिन मलिक मुख्य आरोपी है। यासिन मलिक एक अलगाववादी नेता है जो कि 1990 के दौरान कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। फिलहाल 57 वर्षीय मलिक पर 2017 में आतंकियों की फंडिंग करने का आरोप लगा था। इस सिलसिले में यह बताया गया है कि यासिन मलिक के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, इस हिस्से में एनआईए अदालत ने उससे 24 मई 2022 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
तो एनआईए कोर्ट 2 मामलों पर आज सुनवाई जारी रखेगी। इन दोनों मामलों में यासिन मलिक मुख्य आरोपी हैं और यासिन मलिक एक अलगाववादी नेता हैं जो 1990 के दौरान कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को लेकर काफी चर्चा में रहे। फिलहाल 57 वर्षीय मलिक पर 2017 में आतंकियों की फंडिंग करने का आरोप लगा था। आरोप यह था कि उन्होंने आतंकियों की फंडिंग की थी, उनको पैसे मुहैया कराए थे और इसमें उनका काफी रोल था। इस सिलसिले में एनआईए अदालत ने उसे 24 मई 2022 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और समीर हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये जो 2 अहम मामले हैं इसमें सीधे तौर पर यासिन मलिक के खिलाफ ये मामला है, दोनों मामले यासिन मलिक मुख्य आरोपी है। तो आज जो सुनवाई होनी है उसको लेकर क्या माना जा सकता है कि ये सुनवाई कितनी अहम है? मैं आपको बता दूं, जो 2 मामले हैं, एक तो मामला है जो रूबिया सईद जो कि मरहूम साबका चीफ मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी है, उनकी किडनैपिंग का मामला है। रूबिया सईद का किडनैपिंग का मसला है। और दूसरा जो केस है वो है इंडियन एयरफोर्स के जो जवान मारे गए थे, उनका जो कत्ल हुआ था, उसमें भी यासिन मलिक एक आरोपी है जो कि 90s में हुआ था श्रीनगर में, जिसमें 4 IAF के जवान मारे गए थे। तो ये 2 अलग अलग केसेस हैं, लेकिन अब एक ही दिन उनकी सुनवाई हो रही है और आज भी इसकी सुनवाई है। जो सीबीआई की एडवोकेट है, जो सीबीआई की वकील है मोनिका कोहली, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 10 बजे के करीब इस पे सुनवाई शुरू होगी। देखिए, अगर हम यासिन मलिक की बात करें तो यासिन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है, तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में उनकी जो सुनवाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होती है, वहां से डायरेक्ट। और लेकिन यहाँ पे जो सरकारी वकील है वो भी अपना पक्ष रखते हैं और जो यासिन मलिक के साथ जो बाकी आरोपी हैं उनके वकील भी अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि यासिन मलिक खुद अपना पक्ष वहां से रखते हैं। तो ये सुनवाई पिछले 1.5 साल से चल रही है और आज भी इसकी सुनवाई होनी है। हालांकि जो IAF के केस में उनको अभी जो कारावास मतलब जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, और अगर हम दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें वहाँ पे भी जो केस एनआईए का है उसमें उसको अलग से उसकी सुनवाई उनकी हो रही है। लेकिन जो जम्मू एनआईए कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे दो केसेस की सुनवाई हो रही है। आपको याद दिला दूं कि पहले भी रूबिया सईद इसमें जो कई बार इसमें पेश हुई है कोर्ट में, लेकिन हालांकि सीबीआई ने कोशिश की थी, उन्होंने अर्जी भी डाली थी पहले के यासिन मलिक को फिजिकल अपीयरेंस करवाया जाए जम्मू कोर्ट में, लेकिन उस पे जो जज है उन्होंने कोई मुस्बत उसमें रिएक्शन नहीं दी। उनकी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इश्यू रहता है, आपको याद ही है अभी जो दिल्ली हाईकोर्ट में जिस तरह से वो पेश हुए थे तो उस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन यासिन मलिक की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, दिन ब दिन बढ़ भी रही हैं, क्योंकि जो सरकारी वकील है, सीबीआई के जो वकील है, उनका ये कहना है कि उनको पूरा भरोसा कि न्याय मिलेगा। और जो IAF जवानों की फैमिलीज हैं जिनकी शहादत हुई थी, उनके भी घर वाले ये कह रहे हैं कि उनको न्याय की उम्मीद है। तो बिल्कुल ये केस चल रहा है और जरा दोनों तरह से हो रहे हैं। इसमें सिर्फ यासिन भी होंगे, यासिन मलिक तो प्रमुख आरोपी के तौर पर उसको रखा गया, लेकिन बाकी जितने भी आरोपी हैं उनके भी वकील अपने पेश होते हैं। वो जो लोग हैं जो आरोपी हैं वो भी खुद फिजिकल अपीयरेंस देते हैं। तो कुल मिला के आज भी सबकी नजरें रहेंगी इस पर कि क्या आज होता है, लेकिन प्रोग्रेस इसमें बहुत तेजी से हो रहा है और जो न्याय की उम्मीद है वो बहुत जल्द मिलने की उम्मीद है। जी विशाल। समीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दो मामलों की आज समाअत होनी है और दोनों मामले में यासिन मलिक मुख्य आरोपी है। एनआईए कोर्ट में इन दोनों मामलों पर सुनवाई होगी जो काफी अहम है। इस बारे में जो भी अपडेट होगा आगे हम आपको बताते रहेंगे।
और अब रुख करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मातृका सभागार SMVDU कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। तो आज की वो इस समारोह में शामिल होंगे और वहां पर वो क्या कुछ कहते हैं इसमें भी काफी नजर रहेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मातृका सभागार SMVDU कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराज्यपाल के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मातृका सभागार SMVDU कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराज्यपाल के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है और इस दौरे पर के दौरान वो क्या कुछ कहते हैं ये भी देखना अहम होगा। और इस बारे में हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हमारे संवाददाता करणदीप, ये जो कार्यक्रम होना है आज स्थापना दिवस समारोह है माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय का, इसके बारे में और क्या डिटेल आपके पास है? ये समारोह कितना अहम है, क्या क्या कार्यक्रम होगा और क्या मनोज सिन्हा जो LG हैं वो भी पहुंचने वाले हैं इसमें? बिल्कुल विशाल, इसमें एक श्री माता वैष्णो देवी जी यूनिवर्सिटी का जो है वो आज विश्वविद्यालय का आज जो स्थापना दिवस है 19 अगस्त को ही जो है वो हर साल बनाया जाता है और 2004 को जो है वो यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी का जो काम काज था वो शुरू हुआ था, बच्चे यहाँ पर पढ़ा करते थे। लेकिन आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो खुद शिरकत लाने वाले हैं और तैयारियों को फिलहाल अंतिम रूप दे दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को उपराज्यपाल के समक्ष जो है वो रखेंगे और उन्हें जो है वो सम्मानित भी किया जाएगा। इस प्रकार का पूरा कार्यक्रम जो है वो रचित किया गया है और फिलहाल अभी उनके आने की जो है वो जरूर इंतजारी जो है वो की जा रही है और करीबन 10 साढ़े 10 के करीब जो है वो उनका यहाँ पर आगमन जो है वो हो जाएगा और उसके बाद जो है वो कार्यक्रम में ऑडिटोरियम के अंदर जो है वो कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी वो वहां से की जाएगी, जो प्रज्वल करके की जाएगी और इसी प्रकार से जो है वो हर वर्ष किया जाता है। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका करणदीप तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज जो है वो कटरा के दौरे पर रहेंगे। कटरा में दरअसल कटरा में जो माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जो है उसका आज स्थापना दिवस समारोह है और इस स्थापना दिवस समारोह में LG मनोज सिन्हा को शामिल होना है और उपराज्यपाल के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।